वो पहले से ही सुन सुन के इतना डर बैठ गया था उसके बारे में कि बीएफएम बहुत टफ है, लेकिन वैसा नहीं है। उसका कंसेप्ट समझ में थोड़ा वक्त लगता है, कंसेप्ट समझने में, हम्म। इसलिए वो टफ लगता है। वैसे देखा जाए तो वो स्कोरिंग पेपर लगता है मुझे। सर अवेलेबल रहते हैं? सर कभी भी अवेलेबल रहते हैं, मैम भी रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो हाँ। मैं बहुत ऐसे डिप्रेस हो गई कि अरे इतना कर रही हूँ फिर भी नहीं आ रहा। रिस्क मैनेजमेंट करना है, रिस्क नहीं यस। लेना है। यस मैम। तो अगर फिर से सुनाया जा रहा है तो सुन लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। आई एम अंशुल, योर CAIIB मेंटोर, और आज हमारे साथ इस स्पेशल सेशन में है अनुप्रिता भट्ट मैम। वेलकम टू दिस सेशन मैम। थैंक यू मैम। आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपने CAIIB एग्जाम को क्लियर किया है, क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या प्लानिंग रही, हर एक पेपर के बारे में उनकी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी। वो आपको सजेशंस देंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे उनकी प्रिपरेशन से आप मोटिवेशन ले सकते हैं, क्या उनकी एडवाइस है आपके लिए। तो पहले तो अनुप्रिता मैम, आई वुड लाइक यू टू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे आपने CAIIB की प्रिपरेशन के लिए सोचा? मैं भगिनीता बैंक में काम करती हूँ, जो कोऑपरेटिव बैंक है। तो पहले तो मैं बताऊंगी कि मैं पहले 2 साल से बहुत ट्राई कर रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो मार्क ही कम आ रहे थे, तो पास नहीं हो पा रहे थे, इसलिए बहुत ट्राई जगह किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर ऑलिव बोर्ड की एक एडवर्टाइजमेंट देख के मैंने सोचा कि यहाँ पे एडमिशन ले लूँ, तो यहाँ पे ले ली। और बेसिकली मैं पूना से हूँ, तो ट्रैवलिंग में बहुत मेरा टाइम जाता था, तो स्टडी के लिए उतना प्रिपरेशन नहीं कर पा रही थी। लेकिन यहाँ पे मुझे सही जगह मतलब मिली कि कैसे करना चाहिए, गाइडेंस बहुत अच्छी तरह से मिला है यहाँ से। JIB कब क्लियर किया था आपने मैम? 2019 में 2019 में, और फिर सेम ईयर आपने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था CIB शुरू के लिए? किया था। हाँ, पहले और मैं आप? सेल्फ स्टडी कर रही थी, हम्म। लेकिन उससे कुछ नहीं हो पा रहा। अच्छा इसलिए अच्छा। क्लासेस ज्वाइन करने स्टार्ट किए थे, बहुत सारे क्लासेस लिए, लेकिन कुछ नहीं, उतना मतलब जो बेसिक नॉलेज चाहिए था उतना नहीं मिला कहीं से भी, मुझे कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहे थे। हम्म। आपने क्लियर किया है एग्जाम जून 2025 यस। साइकिल में? यस मैम। ओके। तो आप GIB की जर्नी के बाद CAIIB की जर्नी में क्या डिफरेंस लगा, कैसे आपको लगा? क्या पेपर सेम लेवल के थे या टफ लेवल का था, क्या था? नहीं, जेएबी में जेएबी से थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट बहुत क्लियर रहने चाहिए। जेएबी ऐसे भी अगर आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर ना हो तो भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता, कंसेप्ट तो क्लियर ही लगते हैं, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं, उसकी लैंग्वेज समझ में आती है, नहीं तो नहीं आ पाती आपको समझ में। सो CAIIB हम टफ मानते हैं JIB से? यस, बहुत टफ है मैम। अच्छा, तो आपने कोर्स ऑलिव बोर्ड से कब लिया? कौन से मंथ में आपने स्टार्ट की प्रिपरेशन? 2023 से लिया था, हम्म। लेकिन वो कंटिन्यूएशन में मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी, हम्म। उससे बहुत मुझे तक दिक्कत हुई थी। 2000 हम्म। दिसंबर के एग्जाम के बाद मैंने एक्चुअल एडमिशन लिया, लेकिन हम्म। पूरा ना सीखने की वजह से बहुत गैप हो रही थी, तो वो पूरा नहीं कर पा रही थी। हाँ, आप बता रहे हैं ना, वो ट्रैवल करने में भी काफी टाइम चला जा रहा हाँ, था। इसलिए वो पूरा नहीं हो पाता था, और छुट्टी के दिन तो ऐसे ही ऐसा मतलब स्टडी के लिए इतना हम नहीं रहते, इसलिए वो भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसके बाद बहुत एक मतलब सर सबके मेंटर्स के सुनने के बाद ऐसा किया कि नहीं, अभी ठान लिया था कि नहीं, करना ही है इस बार, इसलिए जब भी टाइम मिले वो उतना सुन लेती थी। पढ़ाई नहीं हो रही पा रही थी, लेकिन सुन सुन के ही, वीडियो सुन सुन के, कभी टाइम मिला तो पीडीएफ जो भेजते हैं ग्रुप पे, वो पढ़ के, ऐप पे भी जो होते हैं नोट्स, वो पढ़ के मैंने प्रिपरेशन की स्टार्ट। तो डेडिकेटेड तरीके से कब प्रिपरेशन स्टार्ट किया आपने? 25 में, को, कौ, 2025 में, कौन से मंथ में? जनवरी से स्टार्ट किया था मैम। आपने जनवरी से ही स्टार्ट कर दी थी? जनवरी से स्टार्ट किया था। अच्छा, क्या क्या रहता था आपका शेड्यूल? आप लाइव क्लासेस किस तरीके से अटेंड करते थे, या आप मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस रहते थे, क्या स्ट्रैटेजी थी? लाइव क्लास तो मैम जब छुट्टी थी तभी, और हम्म। जो रात को लाइव सेशंस होते थे हमारे, वो मैंने अटेंड किए थे, लेकिन हम्म। सुबह का हो नहीं पा रहा था, इसलिए ऑफिस जाते वक्त सुनती थी। कभी हम्म। ऑफिस में टाइम मिला, थोड़ा फ्री टाइम, तो तभी सुनती थी, या फिर आते जाते टाइम मिला तो पढ़ लेती थी नोट्स वगैरह, और रिकॉल कर लेती थी कि जो भी हम्म। सुना है वो रिकॉल करके उसका नोट्स बना लेती थी, और वो फिर वो पढ़ती थी। और अच्छा। यूट्यूब में भी अपने सेशंस रहते हैं ना, तो उसका हम्म। रिकॉर्डिंग्स देख रही थी। तो मोस्टली आप रिकॉर्डेड सेशंस ही देख रहे थे? सेशंस देखते थे, हाँ।
अच्छा, सिर्फ तो अब छुट्टी के दिन के लाइव सेशंस ज्यादातर क्योंकि हुए थे। टाइम टाइम मैनेजमेंट बहुत टाइम इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट। तो सारे जो आपके, अच्छा पहले 4 कंपलसरी पेपर्स के बारे में बात करते हैं, फिर इलेक्टिव हाँ। पेपर। आप स्टार्ट ओके। कीजिए, सबसे टफ कौन सा पेपर लगा था चारों पेपर्स में से? बीएफएम में वो पहले से ही सुन सुन के इतना डर बैठ गया था उसके बारे में कि बीएफएम बहुत टफ है, लेकिन वैसा नहीं है। उसका कंसेप्ट समझ में थोड़ा वक्त लगता है, कंसेप्ट हम्म। समझने में, हम्म। इसलिए वो टफ लगता है। वैसे देखा जाए तो वो स्कोरिंग पेपर लगता है मुझे। तो कैसे प्रिपेयर किया बीएफएम के लिए? बीएफएम के राजीव सर के सभी वीडियोस बार बार सुन रही थी, और हम्म। वो जो बोलते थे वो रिकॉल करके उसका नोट्स बना के, और बेसिक कंसेप्ट्स में मैंने बहुत फोकस किया पहले तो, क्योंकि हम्म। वही समझ में नहीं आ रहा था। मतलब सीधा जो फॉरेन एक्सचेंज का है, तो हमारे बैंक में तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, इसलिए वो समझ में नहीं आता था वो, इसलिए उसकी बार बार प्रैक्टिस की लगातार कि क्या है, कैसे लेते हैं। कुछ तो नोट्स पढ़ लेते थे ऐसा। और मॉक टेस्ट बहुत दिए मैंने ऑलिव बोर्ड के जो थे ना। जब थोड़ा थोड़ा स्टडी हो जाए, सर बोलते हैं वैसे, एक चैप्टर होने के बाद मॉक टेस्ट देना बहुत स्टार्ट किया था, वो भी मैंने बहुत दिए मॉक टेस्ट। तो तो फिर आपकी प्रिपरेशन में क्लास, नोट्स, मॉक टेस्ट तीनों ही था? यस मैम। और फिर जब आपने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद जो डर था मन में बीएफएम को लेके, वो कम हुआ था? हाँ, थोड़ा थोड़ा कम हुआ था। बहुत अच्छे। उसके बाद और बाकी पेपर्स की कैसे प्रिपरेशन की? बाकी वही किया था सबका। और एक बात मैं तो और बताना चाहूंगी, जो यूट्यूब पे हमारे सुबह जो सेशंस रहते हैं ना, मतलब जो क्वेश्चंस के रहते हैं, वो मैं अटेंड करती थी जाके, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट की में काम करती थी, तो 9 बजे हम्म। हमारा ऑफिस टाइम शुरू हो जाता था। तो जो हम्म। 8 के 9 बजे से मैं ट्रेवल करती थी, उस वक्त मैं वो एग्जाम, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे वो सभी सॉल्व करके देती थी। मतलब उतना ही प्रैक्टिस हो जाए कि लाइव सेशन चल रहा है तो कंसेप्ट वहाँ सर बताते रहते थे। एबीएम का हो, एबीएफएम का हो, कौन सा भी सेशन हो, वो मैं अटेंड कर लेती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, टाइम स्लॉट मिले। मिल रहा है, उसको यूटिलाइज कर यस। लेना चाहिए। यस। तो लाइव और क्लासेस बात भी अटेंड। होती थी ना मेंटर हम्म। के साथ जब लाइव सेशन हो, उसके हम्म। बाद तो नहीं हो सकती थी, इसलिए वो चांस तो ले लेती थी जब कभी भी मिले तो। बहुत अच्छे। तो आपने जैसे क्लास अटेंड किया, शाम में देख लिया, आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेशन जरूर अटेंड करते थे? हाँ। हाँ मैम। बहुत जरूरी है ये चीज। उसके अलावा और एक एक करके आप सारे पेपर्स की स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा जो टफ लगा हो किसी पेपर में, इस तरीके से बताइए ताकि जो आगे एस्पिरेंट्स है उनको पता चले कैसे प्रिपेयर करना है। एक्चुअली एक चैप्टर होने के बाद मैं उसका पिछले ही वाला, मतलब याद करने की कोशिश करती थी, और हम्म। जहां मुझे डिफिकल्टी लगती थी वो मैं लिख के रखती थी, और फिर हम्म। उसको बार बार सुन लेती थी, या फिर उसका कुछ अलग सा पढ़ने को मिले तो वो करती थी। लेकिन मैंने बुक्स नहीं पढ़े, क्योंकि वो बहुत ही लेंदी है। सब वो हम्म। बोलते हैं कि बुक्स पढ़ लेना चाहिए, लेकिन नहीं, वो बस की बात ही नहीं है कि हम पढ़ के कुछ कर सके। तो अपने नोट्स ही बार बार देखना यहाँ पे, या फिर कुछ सर के साथ अगर मैसेज करना पड़े तो वहां से डिस्कस कर लेना, सर से, मैम से, जो भी है वो मैं कर लेती थी। हमारे मेरी क्वेरीज पूछ लेती थी मतलब। सर अवेलेबल रहते हैं? सर कभी भी अवेलेबल रहते हैं, मैम भी रहते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताइए, बीआरबीएल के पेपर में क्या टफ था, केस स्टडीज कैसे अप्रोच किया आपने? केस स्टडीज जो हमारे क्लास में होते थे उसका कंसेप्ट पहले आपको जैसे बताया, सभी आप बोलते हो मेंटर्स लोग कि कंसेप्ट क्लियर कर लो, तो हम्म। कंसेप्ट लेके उसके सेक्शंस, वो सेक्शंस मैंने याद कर लिए थे। हम्म। मतलब उसको क्या कहते हैं हम, जैसे हम फिर पता अभी वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन वो बार बार बोल के लिखे, ऐसे मैंने सेक्शन सभी कर लिए थे याद हम्म। रखने के लिए। और हम्म। कंसेप्ट तो मतलब किस सेक्शंस का क्या है ऐसे, और केस स्टडीज क्या, मतलब उनको क्या चाहिए, पूछना चाहते हैं। लैंग्वेज समझने के लिए मैंने बहुत ट्राई किया कि क्वेश्चन हम्म। समझ लूं, क्योंकि मैंने जब पहले एग्जाम दी थी तो मुझे लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी, कि जैसे क्वेश्चंस पढ़ लिया और सभी आंसर्स सही लगने लगते थे, हाँ, कि अरे ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, वो बहुत जंबल होता था। थोड़ा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्वेश्चंस हाँ। बनाते हैं। हाँ। हाँ, बहुत ही बनाते हैं तो समझ में हम्म। नहीं आता था। और जब मतलब मेंटर्स के सामने करते हैं तो ऐसा लगता है हाँ अभी बताया इन्होंने तो अभी आ जाएगा, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए वो बार बार, मतलब एक ही है सब, आप बोलते हो वैसे, कंसेप्ट ही क्लियर चाहिए तो ही हम आगे जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। अगर तो कोई उसे सोचे बार कि बार बस केस रिकॉल करना। स्टडीज प्रैक्टिस कर लो, एमसीक्यू करके चले जाओ, तो नहीं हो पाएगा।
नहीं हो पाएगा कॉन्सेप्चुअल मैम। जाना पड़ेगा पहले। कॉन्सेप्चुअल जाना पड़ेगा, और उनको क्या बताना है यही समझ लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है, क्योंकि वो हाँ, इतने लंबे से केस स्टडीज होते हैं और तब क्वेश्चन से एक लाइन का ही होता है एक कि वो ही पूछ लेता है क्या रहे हम। हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं जैसे हम स्कूल कॉलेज में करके जाते थे या इतना किया है यही आएगा, ऐसा हम्म। कुछ नहीं है। लैंग्वेज भी वो वर्ड्स बदल लेते हैं, अगर सेम भी आए तो वर्ड्स बदल लेते हैं, तो वो भी समझ में हम्म। नहीं आता, कहना हम्म। क्या चाहते हैं वही समझ में नहीं आता। तो केस स्टडीज को भी करने के लिए पहले तो करने कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट और चाहिए। न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स कैसे अप्रोच किया आपने? न्यूमेरिकल्स का भी पहले जो फॉर्मूलाज रहते थे वो कर लिया, जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि फॉरेन एक्सचेंज का, उसके मैंने हम्म। कंसेप्ट बहुत रट लिए थे, हम्म। क्योंकि मुझे वो वर्ड्स भी नहीं आ रहे थे, इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, बिल डिस्काउंटिंग, वही सब वो तो बहुत रट लिए थे, तो हम्म। उससे इजी हो गया। और बार बार वो सॉल्व कर लेती थी जो भी न्यूमेरिकल्स क्लास में लिए हो, सर ने कभी कभी होमवर्क पे ग्रुप में डालते हैं, वो भी मैंने बहुत सॉल्व किए, तभी वो बन पाया, नहीं तो नहीं, प्रैक्टिस से ही बन पाया वो। बहुत अच्छा। एबीएफएम का भी वैसे हम्म। ही सर ने जो, प्रद्युम्न सर जो कंसेप्ट बताते वो भी बहुत रट लिए थे, हम्म। इससे ही हुआ वो। तो मतलब केस स्टडी न्यूमेरिकल जो भी हो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट, यस मैम। और आपका और इलेक्टिव पेपर कौन सा था? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इलेक्टिव पेपर था? इतना टफ पेपर लिया था आपने? हाँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट था इसलिए मैंने वो हम्म। लिया, लेकिन वो बीएफएम से थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि हम्म। बीएफएम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें हैं, हाँ, तो वो सेम थोड़ा टॉपिक से बहुत, काफी सारे। हाँ, तो वो थोड़ा बहुत इजी हो गया था। यहाँ पे जो स्टडी हुआ उसका मुझे बहुत बहुत फायदा हुआ था एग्जाम के लिए। यूजली लोग एचआरएम लेते हैं कि हाँ एचआरएम हाँ, डुएबल है, आपने रिस्क मैनेजमेंट लिया था बट वो भी क्लियर हो यस, गया था। क्लियर हो गया, वो भी क्लियर हो गया। बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये तो मुझे समझ में आया कि आप कह रहे हो पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना क्लैरिटी पड़ेगा, जरूरी है। हाँ। हाँ, मॉक मतलब टेस्ट, मॉक टेस्ट कैसे मॉक प्रैक्टिस टेस्ट, किए? मॉक टेस्ट पहले बार दिया था मैंने, तो पहले बार आपको बताओ तो मुझे सिर्फ 38 मिले थे मॉक टेस्ट हाँ। में पहली। तो हाँ। मैं बहुत ऐसे डिप्रेस हो गई कि अरे इतना कर रही हूँ फिर भी नहीं आ रहा। तो हम्म। जो क्वेश्चंस नहीं आए थे वो कहाँ से वो देख लिया था, फिर उसके चैप्टर्स फिर से करवा लिए, फिर हम्म। से वो वीडियोस देखा, फिर से मतलब वही बार बार करती रहती थी। और हम्म। मेन वही कि जो डिफिकल्ट लग रहा था वो पार्ट सब मैंने लिख लिया था, और वो करने के बाद फिर से उसको रिकॉल किया, फिर प्रैक्टिस किया, तो फिर मॉक टेस्ट मेरे थोड़े थोड़े स्कोर्स अच्छे आने शुरू हो गए। और हम्म। जब भी मुझे कुछ नहीं समझ में आया फिर से मैंने मैसेज करके ग्रुप में शेयर करके पूछ लिया था, और उसका जवाब मुझे इजीली मिल रहा था। क्योंकि मैं बता देती हूँ कि कुछ मैंने जो पहले ट्यूशंस लिए थे तो वहां पे इतना सपोर्ट नहीं मिलता था, और या फिर अप्रोच नहीं हो पा रहे तो फिर हो जाता था कि रहने दो, नहीं होता। और एक पहले ऐसा था कि जेआईबी हो गया ना तो सीआईबी तो इजीली पास कर हाँ। देंगे, हाँ। लेकिन वो ऐसा नहीं रहता, उसको बहुत समय देना पड़ता है और कॉन्सेंट्रेटली करना पड़ता है, एक जगह एक कर रहे हो और दूसरा कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं चल सकता। साइड साइड में फोन चलाएंगे तो नहीं Time होगा। नहीं, पूरा ध्यान ही देना पड़ता है, वो बात तो सही है। ठीक है। तो मतलब वो जो हम लोग बैलेंस एक लेकर चलते हैं ना, सब इम्पोर्टेंट है, सब, कॉन्सेप्ट भी करो, यस, मॉक टेस्ट भी दो और नोट्स भी रिवीजन करो। तो आपने यस, स्टार्टिंग कर दी थी जनवरी से, आपने कौन सा यस। कोर्स लिया था फाउंडेशन बैच में? सीएबी, हाँ, फाउंडेशन था। फाउंडेशन लिया था। और रिवीजन, रिवीजन के टाइम पे कैसे आपने रिवीजन टाइम में, मैनेज किया? रिवीजन भी मैंने ज्वाइन किया था मैम, हम्म। वो भी मतलब उसके साइड में ही चल रहा था। और हम्म। मैं सिर्फ, मैंने जो भी टाइम मिलता था वो सिर्फ यही कवर करने में लग रही थी कि फिर से सुनो, थोड़ा बोरिंग हम्म। हो जाता था, कभी कभी ऐसा बोर हो जाता कि ये बार बार क्यों सुने, लेकिन हम्म। एक बार मैंने ट्राई किया था एग्जाम, तो इसलिए नहीं, वो सुनना ही चाहिए, ऐसे ही करके कर रही थी। रिस्क मैनेजमेंट करना है, रिस्क नहीं यस, लेना है। यस मैम। तो अगर फिर से सुनाया जा रहा है तो सुन लेते हैं। सुन लेते हैं, हाँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं दे पा रहे कि लिख लो हम्म। कुछ कर लो, तो निदान मतलब उसे सुनने से तो अच्छे याद तो रहता है, इसलिए हम्म। वो बार बार वही सुनती थी। तो आपने कैप्सूल बैचेस भी अटेंड किए थे? सभी किए थे, सभी कैप्सूल किए, बैच, मैराथन, ये सारी चीजें। सारी सारी चीजें। यूट्यूब पे जो मैराथन होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो हेल्पफुल थे? वैसे क्वेश्चंस थे बहुत, एग्जाम में? बहुत, बहुत, बहुत हेल्पफुल रहते हैं, कुछ कुछ तो क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, हम्म। इसलिए जो 2 दिन पे मैराथन रहता है ना वो भी बहुत यूजफुल है, और वो पूरा अटेंड करना चाहिए। मतलब देर हो जाए तो ऐसे लगता है कि नहीं कल पेपर है, जाने दो,
छोड़ दो, ऐसा नहीं है उसमें से। बहुत सर सारे लोग छोड़ते क्वेश्चंस नहीं है, आते सर और मैम लोग हैं। छोड़ते नहीं नहीं। है। नहीं, आप तो फुल लेते हो मैम, लेकिन हमें ऐसा होता है ना कि अरे ऑफिस से आ गए, अभी नहीं हम्म। पेशेंस नहीं है। लेकिन नहीं, वो करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वहां से, बहुत। बीएफएम में क्वेश्चंस तो मुझे प्रैक्टिस। बहुत सारे मिले, बहुत सारे मिले बीएफएम में तो। बहुत हम्म। सारे आए थे, एबीएफएम में भी 10 या 15 क्वेश्चंस आए होंगे वही मैराथन से, इसलिए वो बहुत यूजफुल है। जैसे आप कॉन्सेप्ट्स भी समझ ले रहे हो, तो आपको क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं आपको पता होना चाहिए। हाँ, क्योंकि लैंग्वेज तो बहुत टफ रहती है, हम्म। टफ रहती है। तो आपने मुझे बताया कैसे कैसे आपने हर एक प्रिपरेशन किया हर पेपर के लिए। अब ये बताइए, कौन से मेंटोर आपके फेवरेट है? सबसे ज्यादा आपको लगा कि इन्होंने सपोर्ट किया है, कौन से मेंटोर? राजीव मिश्रा सर। राजीव सर। राजीव सर से क्वेश्चंस पूछते हैं, तुरंत आंसर मिल जाता है। यस, उनसे तो फोन पे भी बात होती थी कभी कभार उनसे। अगर हम्म। नहीं मैसेज में समझ आया था उनसे वक्त लेके मैं कॉल भी करती थी उनको। हाँ, राजीव सर में है ये, बहुत अच्छे से डिटेल में आराम से समझाते हैं सारी हाँ, चीजें। बहुत बहुत बताते हैं। और उनके संडे के सेशंस बहुत यूजफुल थे, जो प्रैक्टिस सेशंस लेते थे ना सर, हम्म। या फिर टेस्ट लेते थे, वो हम्म। बहुत यूजफुल थे। सिर्फ प्रॉब्लम्स का जो एक अलग सा बैच निकाला था बीएफएम का, वो तो बहुत हम्म। यूजफुल था, न्यूमेरिकल्स का। हम्म। वहाँ बहुत सारे प्रैक्टिस करवा लेते थे, वो भी बहुत यूजफुल है। एक बार अब आप मुझे अपने सारे स्कोर्स भी बता दो कि आपके कौन से पेपर में कितना स्कोर था। बीएफएम में मुझे 58 मिले। हम्म। एबी एबीएफएम में 57, बीआरबीएल में 57, एबीएम में 53 और रिस्क में 50 मिले हैं। काफी थे आपके, काफी ज्यादा मार्क्स आए हैं। सब में 50+ तो थे, ऐसा नहीं था कि आपको एग्रीगेट के लिए थोड़ा देखना पड़ रहा था। नहीं नहीं नहीं। बहुत अच्छा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन की, कंसिस्टेंट रहे और आपने हर एक चीज फॉलो की जो कि आपको मेंटोर्स यस। ने बताई। ये और बहुत एक जरूरी इसमें है। बात है मैम, हॉलीवुड ने जो इंटरव्यूज लिए थे ना, एक बार शेयर भी किया था सर ने, जो पास हुए थे उनके साथ जूम सेशन लिया था। हम्म। तभी उस मैम का मैंने सुना था कि वो आते जाते वक्त वो वीडियो सुनती है वो। वही मैंने बाद में फॉलो किया कि जो टाइम जा रहा है 1-1.5 घंटा, तो उसे हम्म। सुन लूं। तो हम्म। उनसे ये मैंने फॉलो किया था कि वीडियो सुनो, नहीं लेक्चर्स कर पा रहे हैं तो उतना तो सुन सकते हैं। कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं आइडियाज कि आप बार बार सुनोगे तो वो आपके दिमाग में बैठ होंगे, हाँ। जाएंगे। हाँ, मतलब खासकर वो आइडिया बीआरबीएल वो उस मुझे मैम लगता से है। मिला मुझे। हम्म। एस बी आर बी एल के लिए, एबीएफएम के लिए भी हम्म। बार बार सुनने के बाद आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें लोगों को मोटिवेट करेंगे। अब जो भी एस्पिरेंट्स हैं अभी एग्जाम देने वाले 2026 में, उनको पता है कि पेपर यस। तो एक लेवल ऊपर है, तो उसी हिसाब यस। से पहले से प्रिपरेशन करना जरूरी है। फाउंडेशन बैच, कैप्सूल बैच, मैराथन, सारी यस। चीजें। ठीक यस। है, तो अब आप अपने साइड से अगर कुछ ऐड करना चाहो, जैसे कि अगर आप लेट शुरू करोगे तो कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, या फिर आपको वो सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी, आप क्या कहना चाहोगे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको? लेट प्रिपरेशन की तो भी कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करना चाहिए, और बेसिकली एग्जाम के वक्त टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर हम्म। टेंशन लिया ना, तो जो भी आता है वो कुछ समझ में नहीं आता, हम भूल ही जाते हैं। हम्म। क्योंकि सब किया, अगर कंसेप्ट क्लियर हो ना तो टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टेंशन में कुछ मतलब याद भी नहीं रहता कि हमने क्या करा था। इसलिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम मैंने फेस की, इतना टेंशन आ गया था कि मैं सारी चीजें भूल गई। इसलिए ब्लैंक हो वो नहीं जाते हैं लेना कभी चाहिए। कभी, जब टेंशन हाँ। होती है तो आती हुई चीज में भी हाँ, कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता और कुछ गलत कर जाते हैं फिर। हम्म। इसलिए अच्छा, टेंशन एग्जाम टू के डिप्रेशन। टाइम पे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आप फंस गए, कोई बहुत लेंदी क्वेश्चन आ गया, क्या उसको करेंगे या आप आगे बढ़ जाओगे? आगे बढ़ के बाद में उसको टाइम देंगे, क्योंकि उसमें फंस जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और हम्म। आगे का अगर आसान हो तो उसके लिए टाइम कम पड़ जाता है, और टाइम मतलब उसको टारगेट का टाइम रहता है जो अपना, उसे पहुंचने तक इतना कंफ्यूज हो जाता है कि जो आसान क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाते हैं। आफ्टर ऑल इसलिए स्कोर तो 50+ ही करना है अपने एग्जाम को हाँ। क्वालिफाई करने के लिए, हाँ। तो हाँ, पहले वो क्वेश्चंस कर लो जो आते हैं। और आते हैं। फिर उसमें तो होता ही है ना ऑप्शन की, फ्लैग कर दो, बाद में चल के देखने हाँ, वाला है। फ्लैग में। और राइट साइड पे दिखता भी है हमको कि हाँ। कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, तो फिर वो हम्म। बाद में कर लेना चाहिए। लेंदी क्वेश्चन में फंसे तो सब जाता है, फिर उसमें बाकी सारे फंसना क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चाहिए। फिर श्योर छूटेंगे मैम। तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है कि बाकी क्वेश्चन भी देखते हैं, वो तो आएगा, वो कॉन्फिडेंस कैसे आया? बार बार मॉक टेस्ट देने से।
बार बहुत बार मॉक प्रैक्टिस टेस्ट देने चाहिए। क्वेश्चंस, ट्रस्ट, हम्म। प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए उस पर क्वेश्चंस की। ग्रेट। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी वेरी इंसाइटफुल सेशन। आपने जो भी चीजें हमको बताई हैं कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे टाइम यूटिलाइज करना चाहिए ट्रैवलिंग के टाइम पे, मैक मॉक टेस्ट जो भी है हमको प्रैक्टिस करने हैं जब भी कोई मॉड्यूल यस, खत्म हो रहा है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। और एक और बात मैम बताना चाहूंगी, जो भी हमारे मेंटर्स हमें सजेस्ट करते हैं ना, वो सभी फॉलो करना चाहिए, कुछ भी अनदेखा नहीं रखना चाहिए। सही तो सजेशन उससे मिलेंगे। सही सजेशन मिलते हैं। दैट इज वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम। आपने जो चीजें हमको बताई हैं इतनी डिटेल में, आई एम वेरी श्योर कि जो भी एस्पिरेंट्स है वो इससे इंस्पिरेशन लेंगे। उनको पता चलेगा स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए है एग्जाम प्रिपरेशन के यस, लिए। यस मैम। अच्छा, अब तो सीआईबी क्लियर हो गया। अब यस, इसके बाद आगे का क्या प्लान है? कुछ और अभी सोचा मैंने है? आगे का एफआरएम के लिए एडमिशन लिया है, तो एफआरएम हम्म। की प्रिपरेशन स्टार्ट की है मैंने, कि मुझे रिस्क मैनेजमेंट में आगे कुछ करना है, इसलिए अभी बहुत अच्छे। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के लिए किया है प्रिपरेशन स्टार्ट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। आप इसी तरीके से एफआरएम के एग्जाम को भी क्वालिफाई करोगे, अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करोगे एंड डेफिनेटली इसी अटेम्प्ट में भी कर लोगे। और थैंक यू मैम, और ऑलीवुड को भी थैंक यू कि इतने अच्छे मेंटर्स है, जो इतने सही तरीके से सबको गाइड करते हैं। Always, always. So, thank you so much for being with us. मैम, Thank you for sharing your story with us. And I wish you all the very best for your future. थैंक यू मैम। Thank you.